नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 28 मार्च है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान पर इसराइल के हमले और इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले की बहुत सी खबरें मिल जाएंगी, मगर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि युद्ध के चेहरे कहां गए। आम लोगों के चेहरों की जगह मिसाइल लॉन्चर ने ले ली। फाइटर जेट के टेक ऑफ करने के वीडियो, महासागरों में जहाजों के उड़ने के वीडियो चारों तरफ है। सेनाएं वीडियो प्रकाशित करती हैं और उन्हें ही इस युद्ध का अंतिम सत्य मान लिया जाता है। टेक ऑफ के बाद फाइटर जेट जिन लोगों पर बम गिराते, जहां गिराते हैं, उन जगहों की कहानियां गायब हो जाती हैं। इसीलिए युद्ध के 1 महीना हो जाने पर हमें देखना चाहिए कि कैसे एक कोशिश की गई कि आप भले सिलेंडर लेकर लाइन में लग जाएं, महंगाई से परेशान हो जाएं, मगर जो मारा जा रहा है उसके प्रति कोई सहानुभूति पैदा ना हो जाए। इसीलिए युद्ध के कवरेज से युद्ध का चेहरा गायब कर दिया गया। किसी को मरते हुए, किसी को मर जाने के बाद, किसी को घायल होते हुए, किसी को चीखते चिल्लाते हुए, किसी को जान बचाकर भागते हुए हमने आपने कुछ नहीं देखा। सारी दुनिया इस युद्ध का कवरेज देख रही है, मगर उससे पता नहीं चला कि सायरन बजने के बाद भागते हुए लोगों के चेहरे पर कैसी दहशत फैल जाती होगी। किसी स्कूल पर बम गिरा देने के बाद उनकी माओं के चेहरे पर युद्ध का कैसा गौरव होता भी होगा। मीडिया की तमाम रिपोर्ट में आपको मुश्किल से ढूंढने पर मिलेगा कि ईरान की बमबारी में इसराइल में कौन मारा गया, वह युद्ध का समर्थक था या नहीं। इसराइल की बमबारी में ईरान में कौन मारा गया, वह रिजीम का विरोधी था या समर्थक था। चूंकि बात प्रेस की हो रही है, तो इन पत्रकारों को याद कीजिए जिन्हें आप अब तक भूल गए होंगे। ये सारे चेहरे गजा में मारे गए पत्रकारों के हैं। गार्डियन अखबार ने अपने वेबसाइट पर गजा में मारे गए पत्रकारों के लिए अलग से पेज बनाया है। इस पेज पर सबके नाम हैं, सबकी तस्वीरें हैं। जिनकी तस्वीरें नहीं हैं, उनकी जगह पर प्रेस का बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये वो बहादुर पत्रकार हैं जिन्होंने गजा के निहत्थे लोगों के बीच खड़े होकर गजा पर बमबारी की रिपोर्टिंग की और खुद भी मारे गए। गजा में क्या हो रहा था, दुनिया जितना भी जान पाई इन साहसिक पत्रकारों की वजह से। गजा में कैसे परिवार के परिवार खत्म कर दिए गए, उनके नाम क्या थे, आपने इन्हीं की वजह से जाना। उनके चेहरे क्या थे, आपने इन्हीं की वजह से पहचाना। सब रिपोर्ट कर रहे थे। पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी संस्था सीपीजे के अनुसार गजा में अब तक 250 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। अनस अल शरीफ, हमजा मुस्तफा थुरैया, फातिमा हस्सुना, हुसाम अल मसरी, मरियम अबू दक्का, मोहम्मद सलामा। पत्रकारों की संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार 2023 से 25 के बीच इसराइल ने 203 पत्रकारों की हत्या की है। गजा के निहत्थे लोगों के लिए इन पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान उन पर बम गिर गए, गोलियां चल गईं, लेकिन वे टिके रहे। जब तक अंतिम सांस रही, बोलते रहे। इसराइल ने उस वक्त इंटरनेशनल पत्रकारों को गजा जाने से रोक दिया था। युद्ध की रिपोर्टिंग के नाम पर जब कोई पत्रकार हीरो बनना चाहे, तो उसे गजा के पत्रकारों के बारे में जरूर बताइएगा। हमने गजा में मारे गए पत्रकारों की तस्वीरें क्यों दिखाई? क्योंकि ये किसी के प्रतिनिधि नहीं थे। जितने थे सभी मारे गए। इनमें से किसी एक का फोटो लगाकर बार बार नहीं बताया गया कि बाकी 249 भी मारे गए, बल्कि गार्डियन अखबार ने अपने वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा सबकी तस्वीरें लगाई। आप सबके बारे में कुछ ना कुछ जान सकते हैं। ईरान ने मिनाब में मारी गई बच्चियों की तस्वीरों को जारी किया। इनके पोस्टर बनाए। यह घटना थी भी भयानक, मगर इसी को या 9 सैनिकों को ईरान में मारे जा रहे लोगों का प्रतिनिधि बना दिया गया, जबकि ईरान में 2000 से अधिक लोग मारे गए। उनकी कहानी, उनके नाम हमारे सामने नहीं। जिन घरों पर बम गिरा, जो बच गए, वो अपने घरों के बारे में क्या सोचते हैं हम नहीं जानते। ईरान की बच्चियों की मौत को भी सिर्फ इस तरह की तस्वीरों तक सीमित रखा गया या फिर जनाजे के वीडियो तक। खुद ईरान ने भी उन परिवारों की बात बाहर नहीं आने दी जिन्होंने इन बच्चियों को खो दिया। बच्चों की फिल्मों के बारे में ईरान के फिल्मकारों की महारत मानी जाती है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन
द फ्रेंड्स हाउस, द कलर ऑफ पैराडाइज, द वाइट बलून। उसी देश में स्कूली बच्चियों की मौत हुई, लेकिन कहीं से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई जो इस अपराध के जुल्म को ठीक से बयान करती हो। इसकी जगह बच्चियों की तस्वीरों, उनके स्कूल बैग, किताबों या एआई तस्वीरों से जज्बात को उभारा जा रहा है। ईरान की तरफ से बार बार एआई से बनाए गए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। किस तरह से ट्रंप हमला करने वाले हैं और किस तरह से ट्रंप के हमले का जवाब दिया जाएगा, इनमें बहादुरी को वर्चुअल बनाया जा रहा है। इन सभी कहानियों पर आप देखेंगे सरकार का ही कंट्रोल है। ईरान के विदेश मंत्री या ईरान का दूतावास इन्हें जारी करता है, ईरान का मीडिया भी। ईरान की सड़कों पर घूम रहा कोई पत्रकार नहीं। मुमकिन है ईरान के भीतर छपता हो, लेकिन जिन मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट इस वक्त देखी पढ़ी जा रही है, उनमें पत्रकारों की नजर से कहीं कोई कहानी नजर नहीं आती। गजा में जब बच्चों पर बमबारी होने लगी, तब दुनिया भर में उनके नाम को बचाने की कोशिश की गई। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भीगती दोपहरी में छात्र प्लास्टिक की इस पट्टी पर उन बच्चों के नाम लिखे जा रहे थे और पुकार रहे थे। इन सबसे गजा को लेकर दुनिया भर में सहानुभूति फैली और कई शहरों में प्रचंड प्रदर्शन हुए। आज भी अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ महाप्रदर्शन होने जा रहा है। इस प्रदर्शन का नाम नो किंग है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और आइस पुलिस के अलावा ईरान पर हमले का विरोध करेंगे। Khalil Abdullah Abu Hayya, 3 years old. Abdul Hamid Muhammad Abdul Hamid Ashur, 3 years old. Abdullah Khalil Abdullah Abu Hayya, 2 years old. Hamza Muhammad Abdul Hamid Ashur, less than 1 years old. इसी ईरान के शहरों में जनवरी के प्रदर्शनों में जब हजारों लोगों की मौत हुई, तब पश्चिम के मीडिया में भूचाल आ गया। आंकड़े छपने लगे कि ईरान की सेना और पुलिस ने कितने नागरिकों की हत्या कर दी है। चोरी छिपे ईरान के शहरों के मुर्दा घरों से वीडियो लीक होने लगे, जिसमें लाशों को काले कपड़ों में लिपटा हुआ दिखाया गया। जनवरी में जिस सरकार ने आम लोगों की मौतों को छिपाया, आज वही सरकार अमेरिका और इस्राइल के हमले में हुई मौतों को अपने हिसाब से दिखा रही है। और वही पश्चिम का मीडिया जो ईरान के भीतर लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहा था, ईरान पर बेवजह बमबारी और मौत के तांडव की रिपोर्टिंग से दूर हो गया है। एक सीएनएन का रिपोर्टर गया था जो वहां पर घूम कर दिखा रहा था सब नॉर्मल है, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग कॉफी पी रहे हैं। इस्राइल भी ठीक यही कर रहा है। वहां पर 5000 से अधिक लोग घायल हैं, मगर उनकी कहानी के बारे में वहां के अखबारों से कुछ खास पता नहीं चलता। दुनिया भर के विश्लेषण हैं, मगर इन घायलों पर क्या बीत रही है उनकी कहानी नहीं। सिर्फ नेता का चेहरा है। इस्राइल दिन रात ईरान के भीतर बमबारी कर रहा है, मगर उसने इसे लेकर प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं बनाया कि ईरान के भीतर उसने कैसी तबाही मचाई है। क्यों नहीं बनाया होगा? क्या इसका एक जवाब यह हो सकता है कि इस्राइल को लगा होगा कि अगर ईरान के भीतर की तबाही को कामयाबी बताकर दिखाएंगे तो दुनिया का जनमत ओपिनियन उसके खिलाफ हो सकता है। वैसे इस बात से इस्राइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी का मारा जाना अब बड़ी खबर नहीं, एसेट का नुकसान होना बड़ी खबर है। एसेट नेशनल लॉस है और इंसान ह्यूमन लॉस भी नहीं। 26 मार्च को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी कि अमेरिका की सेना के कौन कौन से एसेट्स युद्ध में खत्म हो गए या क्षतिग्रस्त हुए। इस लेख में अरबों रुपए के सैनिक सामानों के नष्ट होने की चिंता की गई है। इन्हें एसेट्स कहा जाता है। लेकिन जब फॉक्स न्यूज पर ट्रंप से पूछा गया क्या ईरान में लोगों के पास खाने और पीने के साधन हैं, तो जवाब में ट्रंप उस एंकर से कहते हैं, आप बेहद खूबसूरत हैं। याद है कई साल पहले जब हम ट्रंप टावर में लंच के लिए मिले थे, आप तब से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। मेरा फोकस इस बात पर है कि एक सायास कोशिश की गई कि आप किसी भी तरह से युद्ध के विनाश को लेकर संवेदनशील ना हो, किसी की मौत से विचलित ना हो। इसलिए युद्ध की खबरों से उस इंसान की मौत या घायल होने की सूचना गायब कर दी गई जिसे लोकतंत्र से लेकर आजादी उपलब्ध कराने के लिए ईरान पर बमबारी की जा रही है। युद्ध की क्रूरताओं को कौन छिपा रहा है? मीडिया छिपा रहा है।
युद्ध की रिपोर्टिंग का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, अच्छा और बुरा दोनों। मोर्चे पर गए पत्रकारों ने इंसानी जिंदगी की ऐसी ऐसी कहानियों को दर्ज किया कि नेताओं पर भी असर पड़ गया। अपने दुश्मन को भी इंसान की नजरों से उन्होंने देखा। आपने दो शब्द सुने होंगे, ह्यूमनाइज और डीह्यूमनाइज। युद्ध में हमेशा कोशिश होती है कि इसके असर को डीह्यूमनाइज कर दिया जाए, मतलब मारे जा रहे लोगों का हाल सुनकर आप उनकी तरह महसूस ना करें, उनसे आपका कोई जुड़ाव ना हो, युद्ध के विरोधी ना हो जाए। इसलिए डीह्यूमनाइज करने का खेल मीडिया और स्टेट मिलकर हमेशा से खेलते रहे। और दूसरी कोशिश होती है ह्यूमनाइज करने की। ये सरकार नहीं करती, बल्कि कुछ अच्छे पत्रकार करते हैं। इंसान की कहानियों को इस तरह से सामने लाते हैं कि हुकूमत की क्रूरता जनता के बीच दिख जाए और लोग सोचने लगे कि बम गिराने से जिंदगियां कब तक तबाह होती रहेंगी। वियतनाम युद्ध के समय की रिपोर्टिंग पर डैनियल हेलिन ने अपनी किताब द अनसेंसर्ड वॉर, द मीडिया एंड वियतनाम में दिखाया है कि कैसे टीवी न्यूज ने युद्ध को भड़काया, हाँ में हाँ मिलाते हुए अमेरिका की सरकार का साथ दिया। टीवी के कवरेज ने शत्रुओं का अमानवीयकरण किया, डीह्यूमनाइज किया। उन्हें कीड़े मकोड़े कहा गया, वर्मिन कहा गया, ऐसे कीड़े मकोड़े और जानवर जिन्हें मार देना चाहिए। मीडिया ने ऐसा इसलिए कहा ताकि टीवी पर कवरेज देख रहे लोगों का भावनात्मक लगाव उनसे ना हो जाए जो बमबारी में मारे जा रहे थे, बल्कि उल्टा हो, दर्शक के भीतर किसी को इसलिए मारने का जुनून पैदा हो कि वह दरिंदा है, दानव है, और इस प्रक्रिया में दर्शक भी दरिंदा होता जाए। इस तरह से अमेरिकी टीवी न्यूज ने वियतनाम वॉर को प्रमोट किया था। डीह्यूमनाइज करने से होता यह है कि पब्लिक भीड़ बन जाती है, लोग विवेक खो देते हैं। उन्हें बस यही चाहिए होता है कि दुश्मन को किसी भी तरह से मार दिया जाए, नियमों की परवाह ना की जाए। दुश्मन ना हो तब भी दुश्मन होने के नाम पर मारा जाए। इस्राएल के 82% लोग इस बात में यकीन रखने लगे हैं कि फिलिस्तीनियों को गजा पट्टी से जबरन निकाल दिया जाना चाहिए। 90% यहूदी इस्राएली ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के युद्ध का समर्थन करते। 2.5 साल से गजा पर बम बरसाने के बाद भी इस्राएल के लोगों के बीच युद्ध को लेकर इतनी भूख क्यों मची है, यह भूख कैसे पैदा की गई, यह आप इस वीडियो से समझेंगे। एस्क्वायर पत्रिका के संवाददाता माइकल हेयर ने लंबे समय तक वियतनाम युद्ध का कवरेज किया। उन्होंने 1977 में अपने अनुभवों को दर्ज करते हुए डिस्पैचेस नाम से किताब लिखी। इस किताब में बताया कि अमेरिका के मीडिया को मृत्यु के बारे में बात करना ही नहीं आता। वियतनाम में हो रही हत्याओं के बारे में वह कभी भी संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। अपनी किताब में माइकल हेयर कहते हैं कि अक्सर पत्रकार वही छापा करते थे जो सेना के प्रवक्ता उन्हें पकड़ा देते थे। वियतनाम के संदर्भ में एक और रिपोर्ट यादगार मानी जाती है। 5 अगस्त 1965 को सीबीएस इवनिंग न्यूज के रिपोर्टर मोरली सेफर की स्टैंड अप रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हो रही थी। इस एक रिपोर्ट से अमेरिका हिल गया। पेंटागन ने मोरली को धमकी दी कि उसे वापस बुला लिया जाएगा और अमेरिका की सेना ने कहा मोरली सेफर ने यह रिपोर्ट दिखाकर उनके साथ धोखा किया है। व्हाइट हाउस ने सीबीएस पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया। खुद राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने सेफर की निजी जिंदगी की बातों को सार्वजनिक करने की धमकी दे डाली, जबकि मोरली ने यही दिखाया कि कैसे उन निहत्थे लोगों के घर जलाए गए जो युद्ध में शामिल नहीं थे। अमेरिका के लाखों टीवी सेट पर यह रिपोर्ट चलती है जिसमें दिखाई दिया कि अमेरिकी सैनिक सिगरेट के लाइटर से वियतनाम के गांव की झोपड़ियों को जला रहे हैं, वो भी सिर्फ इस आरोप पर कि उन झोपड़ियों की तरफ से कुछ गोलियां चली। कैमरा रिकॉर्ड करता जाता है कि कैसे एक बूढ़े दंपति की झोपड़ी जलाई जाती है। सेफर अपनी रिपोर्ट में बता रहे होते हैं कि ऐसे कुछ और घर भी जलाए गए। एक अफसर उन्हें बताता है कि उसे आदेश है कि वो आसपास के कुछ गांवों के सभी घरों को समतल कर दे। 150 घर तोड़ दिए गए, खेतों में आग लगा दी गई। जिन्होंने अमेरिकी सैन्य बलों पर बंदूकें चलाईं वो भाग गए, मगर पीछे रह गए औरतें, बच्चे और बूढ़े। बर्निंग ऑफ कैम नी साउथ वियतनाम के नाम से आप इसे यूट्यूब पर अभी भी देख सकते हैं। यह उस समय की एक तरह से अकेली रिपोर्ट थी। असर से ज्यादा यह रिपोर्ट युद्ध को देखने का संदर्भ बन गई, नजरिया बन गई, बेंचमार्क बन गई।
एक्सपर्ट देखने लगे कि अलग अलग नेटवर्क में इस तरह की कितनी रिपोर्टिंग हुई है। इस रिपोर्ट के 8 साल बाद वियतनाम पर टीवी की पत्रकारिता से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट आती है। इसमें अलग अलग नेटवर्क की स्क्रिप्ट और प्रसारण का अध्ययन किया गया। उससे यह निकला कि दक्षिण वियतनाम के सैकड़ों गांव नष्ट कर दिए गए, लेकिन उनकी कोई कहानी नहीं दिखाई गई। जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, आम नागरिकों को गोलियों से मार दिया गया, बलात्कार हुए, लोगों को उनकी जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया, युद्ध के हजारों अपराध किए गए। इतना कुछ हुआ, मगर सैकड़ों मीडिया रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अमेरिकी सैनिकों की बर्बरता पर की गई रिपोर्ट उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। मतलब ऐसी रिपोर्ट बहुत कम थी। तो इसलिए स्टेट कभी नहीं चाहता कि मीडिया युद्ध के मैदान में जाकर मारे जा रहे लोगों की दास्तान दर्ज करे, क्योंकि तब आपके सामने स्टेट की क्रूरता, उसका झूठ सामने आ जाएगा, आपका दिल दहलेगा और शायद आप युद्ध के विरोध में खड़े हो जाएं। तो अब क्या किया जा रहा है? दुश्मन मारा जा रहा है, उसकी भी तस्वीर नहीं। सैनिक मारे जा रहे हैं, अमेरिका के घायल हो रहे हैं, उनकी भी तस्वीर नहीं। मृत्यु विहीन युद्ध बना दिया गया है। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हमला किया। उस हमले में अमेरिकी सेना के 12 लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर बताई गई है। ये 2 कौन हैं और 12 लोग कौन हैं? कहां बम गिरा है? इन सब की कोई तस्वीर नहीं, कोई नाम नहीं। तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को हिट किया गया है और इसने सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की है। हम इन खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते। अमेरिका का मीडिया इतना कुछ दिखा देता है, लेकिन सैनिक अड्डों के भीतर क्या हालत है उसकी कोई खबर नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बकायदा रिपोर्ट की कि खाड़ी के देशों में अमेरिका के 13 सैनिक अड्डे तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसमें भी सैनिक अड्डों के भीतर कितने बड़े गड्ढे बन गए हैं, क्या क्या नष्ट हुआ है, इसकी कोई तस्वीर नहीं। अब तो पत्रकार ही सीन से गायब हैं और पत्रकार सीन को गायब भी कर देते हैं। सैनिक अधिकारी रिपोर्ट करने लगे हैं। ईरान की मिसाइल के हमले के बाद सेना के अधिकारी और नेता घटना स्थल पर पत्रकारों की तरह रिपोर्टिंग करते हुए कहने लगे कि यही हाल यूरोप का हो सकता है। पत्रकारों को वहां तक जाने की अनुमति नहीं, लेकिन सैनिक अधिकारी पत्रकार का काम कर रहा है। यूरोप के शहरों का नाम लेकर कह रहा है, रोम, पेरिस में भी यह हो सकता है। इसराइल के समाज के भीतर ऐसा क्या बदल दिया गया कि इतना सब हो जाने के बाद भी युद्ध को इतना समर्थन हासिल है? क्या इसे लेकर ही आपने कोई रिपोर्टिंग देखी? खाड़ी के देशों में हमले के वीडियो बनाने पर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, मगर अमेरिका के युद्ध सचिव मीडिया को सिखा रहे हैं कि हेडलाइन कैसे लिखी जाती है। मीडिया को उपदेश दे रहे हैं, पेट्रियोटिक प्रेस बनिए, देशभक्ति का सहारा लीजिए। Another example of a fake headline that I saw yesterday: war widening. Here's a real headline for you for an actual patriotic press. How about Iran shrinking, going underground? इराक युद्ध के समय पत्रकारों को टैंकों के भीतर बिठाकर अमेरिकी सेना युद्ध के मैदान में ले गई। इन्हें एम्बेडेड जर्नलिस्ट कहा गया। युद्ध के मैदान से सीधे रिपोर्ट करने लगे। उन्होंने युद्ध के कवरेज को सनसनी में बदल दिया। अमेरिका के पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगे, जबकि वह युद्ध इस झूठ की बुनियाद पर किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल हथियार है, जो कभी साबित नहीं हुआ, और इराक के लाखों लोग मार दिए गए। इस झूठ को छुपाने के लिए तब युद्ध के मैदान से एम्बेडेड पत्रकार ओपिनियन बना रहे थे, अमेरिकी हथियारों का जलवा दिखा रहे थे। उस समय पेंटागन के एम्बेडेड प्रोग्राम की काफी तारीफ हुई। कहा गया कि इसने लोगों तक युद्ध की सच्चाई को पहुंचाया, पेंटागन और प्रेस के बीच के तनाव को कम किया। लेकिन पत्रकारों की भूमिका पर सवाल भी उठे। नीमन लैब पर हमें बॉस्टन हेराल्ड के एक पत्रकार का बयान मिला है, जिसने अपने ब्यौरे में लिखा है कि उसने अमेरिका की यूनिट के साथ सफर के दौरान 3 इराकी सिपाहियों की पहचान की, जिन्हें स्नाइपर ने गोली से मार दिया। इस घटना के बाद सवाल उठे कि क्या कोई एम्बेडेड पत्रकार निष्पक्ष होकर युद्ध का सच बता सकता है। यह भी लिखा गया कि उस पत्रकार ने युद्ध के मानसिक असर के बारे में ईमानदारी से रिपोर्टिंग की, लेकिन सवाल है, पत्रकार युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहा था या सेना को टारगेट बता रहा था? हमारा फोकस इस बात पर है कि इस युद्ध में कौन मारा जा रहा है, कौन घायल हो रहा है, उनके बारे में कितनी कम जानकारियां हैं। अखबारों और चैनलों पर तरह तरह के इंफोग्राफिक्स भरे हुए हैं। किसी में होर्मुज से सटे पहाड़ों के बारे में डिटेल है, तो किसी में मिसाइलों की रेंज के बारे में, क्रूड ऑयल से क्या क्या निकलता है, एलपीजी गैस कैसे बनता है और टैंकरों में कैसे लोड किया जाता है।
इन सब की बहुत जानकारियां आपको मिलेंगी, जो कि हैं भी बहुत जरूरी। लेकिन समस्या इस बात से है कि इन्हीं सब जानकारियों और विश्लेषणों से युद्ध का कवरेज भर दिया गया है। मरने वालों का चेहरा नहीं, उस अस्पताल का फोटो तक नहीं जिसके ऊपर बम गिरा है, और जिन हथियारों का ब्यौरा दिया जा रहा है, जिन बमों के बारे में बताया जा रहा है, वे कितने टन विस्फोटक जितना हमला करते हैं, वो गिरते कहां जाकर हैं? आम लोगों के घरों पर ही। लोगों की जमा पूंजी से बने घरों को तोड़ने के काम आते हैं। अमेरिका के लोगों के टैक्स से बने बम ईरान के लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। इन सारी सूचनाओं और कहानियों से जो जगह खाली हुई है, उसे ट्रंप ने अपनी तरह तरह की मुद्राओं और तरह तरह के बयानों से भर दिया है। ट्रंप कहते हैं उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है, यहां तक कि सेक्स को लेकर भी। I don't ask for screening of the questions. You can ask me anything you want. You can talk sex. You can do whatever the hell you want. I'm here for you. आपको लगेगा ट्रंप सेक्स से लेकर कुछ भी पूछे जाने के लिए तैयार हैं और वे सवालों से डरते नहीं। अब नेताओं को सवालों से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब कोर्ट से लेकर संसद और मीडिया जैसी संस्थाएं दो कौड़ी की हो जाएंगी, तो किसी भी नेता को किसी भी देश में सवालों से क्यों डर लगेगा? इसीलिए तो ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और हंसा भी रहे हैं। ट्रंप को हार और जीत की कोई परवाह नहीं। I didn't think there was a big risk, but there's always surprises with war. They can be very bad surprises. I mean, wars are lost that should be won. Many wars are lost. You think a country is going to wipe somebody out and they end up getting wiped out themselves. So it's always risky. ट्रंप की तारीफ होती है कि वे प्रेस का सामना करते हैं, लेकिन प्रेस के बीच उनकी मौजूदगी किस तरह की है? वे प्रेस के बीच जाकर सवाल पूछने की गरिमा और उसके जवाब की मर्यादा दोनों को खत्म कर रहे हैं। सवालों का असर रौंद रहे हैं। क्या कभी किसी सवाल पर ट्रंप को आपने घिरते देखा? उससे कुछ भी फर्क पड़ा? संस्थाओं ने उसके बाद जवाबदेही मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने दूरी बनाकर सवालों और जवाबदेही की मर्यादा को खत्म कर दिया। लेकिन ट्रंप वही काम प्रेस के बीच जाकर कर रहे हैं। अमेरिका के पत्रकार टकर कार्लसन ने एलेक्सिस ब्लूम की 2024 में बनी एक डॉक्यूमेंट्री अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज की है, द बीबी फाइल्स। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर यह फिल्म बनी है। इसराइल में यह फिल्म बैन है। इसमें नेतन्याहू के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। बताया गया है कि कैसे नेतन्याहू ने अमेरिका को इस युद्ध में खींचा। टकर कार्लसन इसराइल पर हमास के हमले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इसराइल की सीमा पर इतनी चौकसी थी, फिर हमास को भीतर कैसे आने दिया गया? भारत में इस तरह की पत्रकारिता किसी चैनल या अखबार से आप उम्मीद ना करें। अगर टकर कार्लसन अपनी डॉक्यूमेंट्री किसी गोदी चैनल को गिफ्ट भी कर देंगे, आप फ्री में चलाइए तो भी कोई चलाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस युद्ध को लेकर भारत के प्रेस का दिवालियापन आपको नजर आ रहा होगा। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले इस देश के प्रेस का क्या रोल रहा युद्ध और युद्ध के अपराधों को उजागर करने में? यह सवाल खुद से पूछिए, अखबारों के पन्नों को उलट कर देखिए। इस 1 महीने में आप फिर से उसके रोल की समीक्षा कर सकते हैं। आज भी भारत का कोई मीडिया इस तरह की रिपोर्ट करने की योग्यता नहीं रखता, जिसे देखिए कीर्तन गायक बनने के लिए मारा जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल और अमेरिका ने उसके स्टील प्लांट पर हमला किया है। ईरान दुनिया में स्टील का 10वां सबसे बड़ा उत्पादक है। उसका कहना है कि उसके बुनियादी ढांचों को बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही साथ दक्षिणी ईरान के लारिस्तान में सब्जी मंडी पर हमला हुआ। ईरान का कहना है कि इसकी फूड सप्लाई चेन पर हमला हुआ है, ताकि भूख से बेचैन होकर लोग विद्रोह करें। ईरान में मेडिकल सेवाएं किस तरह से प्रभावित हुई हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। माशद या शिराज जैसे शहरों की सड़कों पर क्या हालात हैं, इसकी तस्वीरें मिल पाना मुश्किल है। बेरूत की बर्बादी की तुलना गजा की बर्बादी से की जा रही है। गजा में भी वही हुआ। अस्पताल से लेकर उन बेकरी पर बम गिराए गए जिनकी रोटियों से लोग पेट भर पा रहे थे। गजा में भूखमरी और कुपोषण से लोग मरने लगे। प्रेस को वहां तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। ईरान और लेबनान में लोग इन दिनों क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, खाने की सप्लाई क्या है, इसकी कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं। इस 1 महीने के कवरेज के दौरान बमबारी से भी ज्यादा ट्रंप का कवरेज हुआ है। कभी हवाई जहाज में पत्रकारों से बात कर रहे हैं, कभी हवाई जहाज में चढ़ने से पहले, कभी उतरने के बाद बात कर रहे हैं। उनके रक्षा सचिव, विदेश सचिव, वाणिज्य सचिव सब के सब प्रेस के सामने नजर आते हैं। प्रेस का कोई रोल नहीं, इसलिए भी प्रेस ने अपना काम छोड़ दिया और जनता ने प्रेस का साथ छोड़ दिया। इसका मतलब है प्रेस की भी औकात नहीं और जनता की औकात भी नहीं।
इसलिए एक्सपर्ट के बोलने के बाद भी ईरान को लेकर ट्रंप झूठ बोले जा रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. इसे इस तरह से समझिए, करगिल युद्ध के समय युद्ध में मारे गए सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक ले जाया गया। जिला प्रशासन, राजनेता जाने लगे, टीवी के कवरेज से भावुक माहौल बना, लोग सैनिकों के बारे में भी जान सके। उसी तरह जब पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान मारे गए तो मीडिया के कैमरे उनके घरों तक गए। इस प्रक्रिया में आप उनके बारे में थोड़ा जान पाए, उनके घरों में झांक कर देख सके जिन्होंने सरहद पर देश के लिए जान दी। हम आप उन सैनिकों से खुद को जोड़ पाए, लेकिन अब यह तरीका पुराना पड़ता जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर सरकार के मंत्रियों से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते रहे। बाद में प्रधानमंत्री ने भी कुछ परिवारों से मुलाकात की। ईरान पर थोपे गए युद्ध का कवरेज एक और बार दर्शक और पाठकों को जानवर बनाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया की कोशिश यही है कि उसे कंट्रोल करने वाले नेता के लिए ऐसी भीड़ पैदा हो जाए जो किसी की जान लेने पर उफ ना करे बल्कि ताली बजाए। सोचिए, और लोग खुद के बारे में भरम पाल कर बैठे हैं। वे संवेदनशील हैं, दयालु हैं, करुणा से ओत एंड प्रोत हैं। जब वे युद्ध के बारे में लापरवाही से बातें करते हैं तो क्या उन्हें पता चलता होगा कि वे भी जानवर हो चुके हैं? बल्कि जानवर भी इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है वे बम नहीं गिराते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।